हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हम लोग रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल। ये डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल बच्चों को याद नहीं रहता है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल आपके दिमाग में बैठ जाए। तो जैसे मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ वैसे आप लोग पढ़ते जाइए। इसके नोट्स ऑलरेडी मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको शेयर कर चुका हूँ, तो आप आमिर सर इंस्टीट्यूट के नोट्स, उसका पीडीएफ आया होगा आपके पास, तो ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे जाकर के देखिए, आपको मिल जाएंगे उसके नोट्स। बिल्कुल जैसे नोट्स में हमको दिया है उसके सारे पॉइंट्स हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, और स्टेट बोर्ड को भी लेंगे, एनसीईआरटी को भी लेंगे, ताकि सारे हमारे क्या हो जाए, पार्ट्स कवर हो जाए। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाए। समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए ओके, आइए आज हम लोग क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स। ठीक है ना, क्रिस्टल्स में किस तरीके के डिफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि डिफेक्ट होते क्या है, किसको बोलते हैं डिफेक्ट। तो डिफेक्ट जो है ना बच्चों, ये क्या चीज है, इसको समझने से पहले अपने को समझना पड़ेगा कि आइडियल क्रिस्टल क्या होता है। बच्चों हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में बेसिकली क्या होता है आपको पता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आपको ये पता होगा कि जो पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, पार्टिकल्स यानी कि एटम, आयन या मॉलिक्यूल जो अरेंज होते हैं, वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। ये आप लोग जानते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर ना। जैसे आपके पास मान लो कोई आइडियल क्रिस्टल है, ये ऐसा है कोई आइडियल क्रिस्टल, ए बी, या आपके पास क्या है, ऐसे कोई आइडियल क्रिस्टल है मान लीजिए। ठीक है ना, ऐसे मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई आइडियल क्रिस्टल है जिसमें एक रेगुलर पैटर्न आपको नजर आ रहा है ना। रेगुलर पैटर्न में क्या नजर आ रहा है आपको बताओ। रेगुलर पैटर्न में आपको नजर आ रहा है ए बी तरीके से क्या है, आपके जो पार्टिकल्स है वो बैठे हुए। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं। तो ये हमारा क्या है, आइडियल क्रिस्टल है जिसमें पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट आपको नजर आता है। क्लियर है। अब क्या, अब अगर क्या हो जाए, कोई क्रिस्टल को हम लोग उठाएं और उसके अंदर कोई डिविएशन आपको नजर आए। डिविएशन मतलब क्या, डिविएशन का मतलब ये होता है कि यहां पर मान लो जैसे पैटर्न है ए बी करके पैटर्न है, यहां से ए गायब हो जाए। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, यानी ए बी चल रहा था, लेकिन अचानक से क्या हो गया, बीच में ए गायब हो गया या बी गायब हो गया, या फिर ए क्या होता है, ए निकल करके यहां बैठ गया। इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स। क्या कहते हैं इसको, इंटरस्टिशियल साइट्स। समझ में आ गया, या वॉइड कह लो, या बीच में जो जगह है उसको कह लो। समझ में आ गया। तो ऐसे भी हो सकता है कि बीच में कोई आपका पार्टिकल गायब हो जाए, या ऐसे भी हो सकता है कि आपका ही कोई पार्टिकल यहां पर निकल करके कहीं इंटरस्टिशियल साइट पे बैठ जाए। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। इसको कहते हैं डिविएशन फ्रॉम द आइडियल क्रिस्टल। बात समझ में आ रही है। तो अगर कोई क्रिस्टल डिविएशन बताएगा उसके आइडियल क्रिस्टल से, तो हम कहेंगे उसके अंदर क्या है, डिफेक्ट है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो ऐसे आपके पास क्या हो सकते हैं, ये आपके पास क्या होते हैं, डिविएशन होते हैं। तो डिफेक्ट तो अपने को बात समझ में आती है भाई, कि बेसिकली हमारा जो यहाँ पर आइडियल क्रिस्टल है ना, आइडियल क्रिस्टल क्या करता है, डिविएशन बताता है। क्या बताता है, डिविएशन बताता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया, यहाँ तक अपने को समझ में आ गया। तो अगर आइडियल क्रिस्टल हमारा डिविएशन बताता है, तो हम बोलेंगे क्या, उस आइडियल क्रिस्टल, वो तो आइडियल रहा नहीं, यानी उस क्रिस्टल में अब क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम लोग डिफेक्ट पढ़ते हैं। डिफेक्ट क्या चीज है, ये तो आपको समझ में आएगा होगा भी, है ना। तो डिफेक्ट क्या चीज है वो बताता हूं मैं आपको। डिफेक्ट क्या है, डिफेक्ट का मतलब होता है एनी डिविएशन फ्रॉम रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। समझ आ रहा है, हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की तो बात कर रहे हैं ना। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पार्टिकल्स के रेगुलर अरेंजमेंट से अगर कुछ भी डिविएशन आपको नजर आता है, तो उसी डिविएशन को हम लोग क्या कहते हैं, उसी डिविएशन को हम लोग कहते हैं डिफेक्ट। समझ में आ गया, इज कॉल्ड एज डिफेक्ट। लिख देता हूं, इज कॉल्ड एज डिफेक्ट। उसको सबसे हम लोग पहले क्या कर लिया, हम लोग ने डिफाइन कर लिया, हम उसको डिफेक्ट कहते हैं। बात सबको समझ में आ गई, बहुत सिंपल है ना। तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स में अगर थोड़ा सा भी डिविएशन आपको नजर आ रहा है, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, वो डिफेक्टिव क्रिस्टल है, उसके अंदर डिफेक्ट है। बात समझ में आती, क्लियर है। तो ये तो आपका डिफेक्ट का डेफिनेशन हो गया, याद कर लेना, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक।
बोर्ड एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, समझ आ गया। इवन जेई नीट में भी इसके ऊपर सवाल पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए लेकिन सवाल पूछे गए, आए इक्का दुक्का सवाल। पिछले 32 सालों में नीट में जहां तक मुझे पता है, हाँ 5 सवाल आए हैं, श्योरली कितने सवाल आए, 5 सवाल आए इसके ऊपर। किसके ऊपर? डिफेक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, समझ में आ गया। जेई में इक्का दुक्का आपको सवाल मिलेंगे, 13 में, 8 में, यानी 2013 में, 2008 में आपको सवाल मिलेंगे। बहुत पहले तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में चैप्टर हुआ ही नहीं करता था, तो आपको जो सीईटी में सवाल मिलेंगे वो आपको पैकिंग एफिशिएंसी वगैरह पे मिलेंगे, तो इसके ऊपर सवाल कम आते हैं, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़ना है टॉपिक को, ठीक है ना। और बच्चों को याद नहीं होती है ये टॉपिक, बच्चे भूल जाते हैं बार बार, तो पहले मैं पूरा समराइज कराऊंगा कि अपने को पढ़ना क्या है। अगर कोई बच्चा ध्यान से लेक्चर देखेगा ना, पूरा का पूरा डिफेक्ट उसको याद हो जाएगा आज के आज। समझ आया? क्लियर है? आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसके बाद। तो डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल तो ये हो गया हमारा। अब जो है हम लोग को क्या करना है, डिफेक्ट्स के टाइप्स देखने हैं, ठीक है ना। हम लोगों को डिफेक्ट्स के टाइप्स देखने हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं। अभी इसके बाद हमारा टॉपिक क्या है, इसके बाद हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, जिसमें सबसे पहला होता है आपका पॉइंट डिफेक्ट। सबसे पहला क्या होता है? पॉइंट डिफेक्ट। दूसरा आपका क्या होता है? लाइन डिफेक्ट। दूसरा क्या आपका? लाइन डिफेक्ट। और तीसरा आपका क्या है? तीसरा आपका है प्लेन डिफेक्ट। तीसरा क्या है आपका? प्लेन डिफेक्ट। तो पहला है पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा है लाइन डिफेक्ट, तीसरा है प्लेन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट मतलब क्या? ये आपका आइडियल क्रिस्टल मानो, है ना, ये आपका आइडियल क्रिस्टल है, बताया था मैंने। देखो सिंपल डायग्राम बना करके दे रहा हूं ताकि तुम भी बना पाओ डायग्राम को, ठीक है ना। तो ऐसा आपके पास आइडियल क्रिस्टल है। अब अगर कोई पॉइंट से क्या हो जाए, पार्टिकल गायब हो जाए या डिसलोकेट हो जाए, तो क्या तो बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट है। समझ में आ गया? अब अगर मान लो कि पूरी की पूरी रो में डिफेक्ट आ जाए, पूरी की पूरी रो में पार्टिकल क्या हो जाए, गायब हो जाए या डिसलोकेट हो जाए, या ये वाली पूरी रो में डिसलोकेट हो जाए, तो पूरी की पूरी रो में अगर डिसलोकेट हो जाएंगे या गायब हो जाएंगे या कुछ भी हो जाएगा, कोई भी इरेगुलरिटी आ जाएगी, तो हम कहेंगे वो क्या है? लाइन डिफेक्ट। समझ में आ गया? और अगर पूरे के पूरे प्लेन में आ गया तो क्या बोलेंगे? प्लेन डिफेक्ट। बात समझ में आ रही? क्लियर है? लेकिन हमको ये दोनों नहीं पढ़ने हैं, ऐसे बताने को तो बता रही है आपकी टेक्स्ट बुक में, आपको पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। समझ आ गया? पूरी क्लासिफिकेशन पॉइंट डिफेक्ट का ही है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो आपका क्लियर। पॉइंट डिफेक्ट्स के बाद बच्चों अभी हम लोग को क्या करना है? पॉइंट डिफेक्ट्स के बाद हम लोग उसका क्लासिफिकेशन देखना है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम लोग को इस चैप्टर में लाइन डिफेक्ट और प्लेन डिफेक्ट नहीं पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना है? हमको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है। तो पॉइंट डिफेक्ट का क्लासिफिकेशन कैसे होगा, यही इंपॉर्टेंट है, यही आपको याद रखना है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो अगर आपको ये फ्लो चार्ट जो आपको मैंने नोट्स में प्रोवाइड किया हुआ है, अगर आपको वो फ्लो चार्ट याद हो जाए तो आप पूरा का पूरा डिफेक्ट्स वाला पार्ट याद कर लेंगे। समझ आ गया? तो पहले आपको फ्लो चार्ट याद रखना है जो आपको बताने जा रहा हूं। समझ आ गया? क्योंकि एक एक को मैं आपको क्या करूंगा, नाम से ही हिंट देने की कोशिश करूंगा, तो आपको पूरा का पूरा डिफेक्ट याद हो जाएगा, लेकिन पहले फ्लो चार्ट को याद करना है। तो मेरे साथ साथ में आप क्या करेंगे? फ्लो चार्ट को याद करेंगे, ठीक है। आइए चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो हम लोगों को बच्चों क्या करना है, हम लोगों को अभी पॉइंट डिफेक्ट का क्लासिफिकेशन देखना है कि पॉइंट डिफेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं और उसमें फिर सब टाइप क्या होते हैं। समझ आ रहा है? क्लियर है? चलिए, तो पॉइंट डिफेक्ट बच्चों याद रखो 3 टाइप के होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं। पहले वाले पॉइंट डिफेक्ट को कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। क्या कहते हैं इसको? स्टाइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। समझ में आ गया? स्टाइकियोमेट्री, जैसे आपके कंपाउंड में, जैसे मान लो आपके पास कोई कंपाउंड है Ab2, समझ आ गया? तो ये इसकी स्टाइकियोमेट्री है। एक एटम है, बी के 2 एटम्स है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट अभी समझाता हूं मैं बेसिकली क्या है, ठीक है ना। तो स्टाइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट यानी स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कह लो उसको शॉर्ट में आप लोग। आपका पहला क्या है? स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। समझ आ गया? दूसरा जो आपका डिफेक्ट होगा बच्चों, उसको हम लोग कहेंगे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। समझ में आ गया? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। समझ में आ गया? यहाँ पर 2 आपको क्लासिफिकेशन बता दिए, बहुत सिंपल है। पहला वाला आपका क्या है? स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और दूसरा क्या है? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। समझ में आ गया? तीसरा क्या होता है? तीसरा बच्चों होता है आपका इम्प्यूरिटी डिफेक्ट।
समझ आ रहा है? तीसरा क्या होता है आपका? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। समझ आ रही है बात क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो पॉइंट डिफेक्ट की 3 कैटेगरी है। कौन कौन सा? स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और तीसरा आपका क्या है? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? अब इसमें क्या करना है, अपने को और सब कैटेगरी बढ़नी है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। बस समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो आपको क्या बताया अब तक मैंने? बताओ आपको क्या बताया मैंने? पॉइंट डिफेक्ट के क्या है? 3 टाइप होते हैं। कौन कौन सा? स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक और तीसरा इम्प्योरिटी। चलिए आगे चलते हैं। मैंने कहा ना, अगर आपको ये चार्ट याद हो जाएगा तो पूरा का पूरा डिफेक्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। पहले ये चार्ट को याद रखो। अब स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है ना बच्चों, उसकी 4 कैटेगरी और होती है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? उसके और 4 टाइप होते हैं। एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट स्टाइकियोमेट्रिक में। एक कौन सा है आपका? वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा जो है आपका उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या कहते हैं इसको? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। समझ आ रहा है? तो एक हो गया आपका वैकेंसी, एक होगा आपका क्या? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पढ़ करके, स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक पढ़ करके मेरा दिल खुश हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो आपका डिफेक्ट आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है, ये एनसीईआरटी से ज्यादा अच्छा पॉइंट एक्सप्लेन किया है लोगों ने। एनसीईआरटी कंफ्यूजन छोड़ देता है वहां पर। वो क्या करता है बेसिकली, आपको एक पर्टिकुलर टाइप, इसमें भी और 2 टाइप बताऊंगा मैं, ठीक है ना? एक पर्टिकुलर टाइप बताता है और दूसरे टाइप बता नहीं पाता, तो उसमें डेंसिटी इंक्रीज होगी या सेम होगी, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। कुछ रेफरेंस हमारे बुक में अगर आप देखेंगे आर्म्स इंस्टीट्यूट के नोट्स में, तो उसमें लिखा हुआ है कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी क्या होती है? सेम होती है। एनसीईआरटी बोलता है इंक्रीज हो रही है, तो बड़ा गड़बड़ है। तो समझ आ गया? तो बेसिकली 2 अलग अलग कैटेगरी है उसकी। वो समझाता हूं मैं, आपकी टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। इसलिए मैंने आपसे स्टार्ट में ही कहा था पहले लेक्चर में, जब मैं आपको रोटेशन डायनेमिक्स पढ़ा रहा था, कि अब तक की महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बेस्ट टेक्स्ट बुक है। इससे अच्छी टेक्स्ट बुक स्टेट बोर्ड की बनी ही नहीं है। समझ आया? क्लियर है? चलिए आइए शुरू करते हैं इसमें फिर से। तो वैकेंसी डिफेक्ट स्टाइकियोमेट्रिक में पहला क्या है? वैकेंसी। दूसरा क्या है? इंटरस्टिशियल। तीसरा होगा आपका क्या? शॉर्टकी डिफेक्ट। तीसरा क्या है? शॉर्टकी डिफेक्ट। समझ में आ गया? और चौथा है फ्रेंकेल डिफेक्ट। चौथा क्या है? फ्रेंकेल डिफेक्ट। समझ में आ गया? जिसमें से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा चर्चा करूंगा मैं इसके ऊपर, बेफिक्र रहो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो याद क्या रखना है? पॉइंट डिफेक्ट 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और तीसरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। उसके बाद स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी 4 कैटेगरी है। कौन कौन सी? वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंकेल डिफेक्ट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? स्टाइकियोमेट्रिक। स्टाइकियोमेट्रिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? शॉर्टकी और फ्रेंकेल डिफेक्ट। समझ में आया? क्लियर है? तो ये अपने को समझ में आता है। अब अपन क्या करेंगे? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पे जाएंगे। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट 2 टाइप के होते हैं। कौन से? कितने टाइप के होते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका क्या? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और दूसरा आपका क्या होता है? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। क्या बोल रहा हूं मैं? मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, यहां पर मेटल को, मेटल का मतलब कटायन है। मेटल का मतलब क्या है? कटायन है। क्यों? मेटल क्या करता है? आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो क्या बन जाता है? कटायन बन जाता है ना? तो मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। नॉन मेटल की टेंडेंसी होती क्या? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो यही जो है मेटल जो है यहाँ पर कटायन के रिस्पेक्ट में लिया गया है। अभी बताऊंगा डिटेल में, बेफिक्र रहो। ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो आपने अब तक क्या पढ़ा? पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट कितने टाइप के? 3 टाइप के। कौन कौन सा? मेरे साथ में बोलना है आपको। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और तीसरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टाइकियोमेट्रिक कितने टाइप के? 4। कौन कौन सा? वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, शॉर्टकी, फ्रेंकेल। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कितने टाइप के? 2 टाइप के। कौन कौन सा? मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंसी। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो है, ये वाला जो डिफेक्ट है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में इसके 2 पार्ट्स बनाए हैं लोगों ने। समझ में आ गया? एनसीईआरटी जो है वो इसके 2 पार्ट्स नहीं करता है, लेकिन हम टेक्स्ट बुक को भी कवर करने वाले हैं, इसलिए इसकी भी 2 कैटेगरी में आपको बताऊंगा। समझ में आ गया? आइए, तो इसमें जो है आपकी टेक्स्ट बुक यानी स्टेट बोर्ड वाले क्या करते हैं? 2 कैटेगरी बताते हैं। एक को कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल, क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और दूसरे को कहते हैं इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट।
आईडी मतलब इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। समझ में आ गया, क्लियर है। तो आपके पास इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी जो है वो दो टाइप के हैं। कौन कौन सा? पहला सब्स्टिट्यूशन आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और दूसरा क्या है? इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। समझ में आ गया। जो चीज आपके सामने लिखी गई है आपको यही पढ़ना है पूरे चैप्टर में। बात समझ में आ रही, क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? जो चीज आपके सामने लिखी गई है आपको डिफेक्ट्स वाले पार्ट में यही पढ़ना है। समझ में आ गया। इस चैप्टर में डिफेक्ट्स के पार्ट में सिर्फ आपको यही करना है और कुछ है ही नहीं। तो अगर आपको फ्लो चार्ट याद होगा तो आपको पूरा का पूरा डिफेक्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? जैसे मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए उसी हिसाब से मैं आपको सब कराते जाऊंगा, है ना। इसमें एक चीज याद रखनी है, नोट्स में भी दी हुई है, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल जो है ये किसके लिए है? ये नॉन आयोनिक सॉलिड्स के लिए है। किसके लिए है? नॉन आयोनिक सॉलिड्स के लिए है। समझ में आ गया। और आपका शॉर्टके और फ्रेंकेल जो है वो किसके लिए है? आयोनिक सॉलिड्स के लिए है। समझ में आ गया। नॉन आयोनिक सॉलिड्स का मतलब क्या? वो सॉलिड जो एटम और मॉलिक्यूल से बनता है। आयनिक सॉलिड का मतलब क्या? वो आपका सॉलिड जो आयन से बनता है, कैटायन और अनायन से। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? तो ये दो डिफेक्ट कौन बताता है? नॉन आयनिक सॉलिड। ये दो डिफेक्ट कौन बताता है? आपका आयनिक सॉलिड। बस समझ में आ रही, क्लियर है? तो इस तरीके से ये आपको क्या है, इस डिफेक्ट वाले पार्ट में पढ़ना है। समझ में आ गया। चलिए पूरा एक बार रिवाइज करते हैं। बताइए पॉइंट डिफेक्ट कितने टाइप के हैं? 3। कौन कौन सा? स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक, तीसरा इंप्योरिटी। स्टाइकोमेट्रिक कितने टाइप के हैं? 4। कौन कौन सा? वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, शॉर्टकी, फ्रेंकेल। नॉन स्टाइकोमेट्रिक कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के। कौन कौन सा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। समझ में आ गया। मेटल का मतलब यहाँ पर क्या होगा? कैटायन। कैटायन एक्सेस में होगा एक बार कैटायन की डेफिशिएंसी होगी, कम होगा। उसके बाद इंप्योरिटी के 2 टाइप है। कौन कौन सा? सब्स्टिट्यूशन इंप्योरिटी डिफेक्ट और दूसरा इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट। समझ में आ गई बात, क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। एक एक दो पॉइंट मैं आपको और समझाऊंगा इसमें, फिर हम लोग क्या करेंगे, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट पे कूद जाएंगे और एक साथ टेबल बना करके जैसे हमारे नोट्स में दिया हुआ है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आइए। तो ये अपने को अब समझ में आ जाता है, ठीक है ना। अब क्या, सुनो ध्यान से, एक पॉइंट बताना है मुझे कि ये डिफेक्ट जो हैं वो क्यों होते हैं, रीजन क्या होता है डिफेक्ट का, क्यों डिफेक्ट्स आते हैं। तो डिफेक्ट्स आने के रीजंस क्या है, बोलो भाई, क्या क्या रीजन हो सकता है डिफेक्ट आने का। कोई भी क्रिस्टल में डिफेक्ट होने का क्या क्या रीजन हो सकता है, किन वजूहात की वजह से, किन कारणों की वजह से, क्या रीजंस की वजह से आपके क्रिस्टल में डिफेक्ट आता है, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफेक्ट आता है। ठीक है ना। याद रखो इस दुनिया में कोई भी क्रिस्टल, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। इवन आमिर खान जो मिस्टर परफेक्शनिस्ट है वो भी परफेक्ट नहीं है। समझ में आ गया, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तो कोई क्रिस्टल भी कैसे परफेक्ट हो सकता है। तो कोई क्रिस्टल अगर परफेक्ट होगा तो थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ ये कहता है कि वो 0 केल्विन पे होगा, एब्सोल्यूट 0 पर। कोई भी क्रिस्टल उसका परफेक्ट अरेंजमेंट 0 केल्विन पे हो सकता है। बात समझ में आ रही, जो कि अचीव करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, बहुत मुश्किल होता है अपने लिए अचीव कर लेना उसको। बात समझ में आ रही, क्लियर है। यानी उसके ऊपर के टेम्परेचर पे सारे के सारे क्रिस्टल्स में क्या होता है, कुछ ना कुछ क्या होता है, डिफेक्ट्स होता है। बात समझ में आ रही, क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो याद रखो, अगर आपसे कोई पूछेगा कि रीजंस फॉर डिफेक्ट्स क्या है, इसका मतलब कोई भी आप अगर क्रिस्टल लेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, डिफेक्ट होगा। तो डिफेक्ट्स का रीजन क्या होता है, किन वजूहात की वजह से, किन रीजंस की वजह से, किन कारणों की वजह से आपके क्रिस्टल में डिफेक्ट आता है। तो उसमें सबसे पहला क्या है, कूलिंग। कूलिंग की वजह से क्या मतलब होता है उसका, आप क्या करते हैं, कोई सॉलिड को फॉर्म करते हैं। कोई सॉलिड फॉर्म कैसे होता है आपको पता है, क्या आप करेंगे, आप उसको पहले गर्म करके पिघला देंगे, पिघल गया, वो पूरी तरीके से पिघल गया। अब अगर आप क्या कर देंगे, उसकी बहुत तेजी से कूलिंग कर देंगे, बहुत तेजी से कूलिंग कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो अमॉर्फस सॉलिड बना लेता है। बात समझ में आ रही है। और अगर आप क्या करेंगे, उसकी कंट्रोल्ड कूलिंग करेंगे, तो वो क्या करता है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, मैंने स्टार्ट के लेक्चर में भी बताया था आपको। तो आप उसको कैसे कूल कर रहे हैं, आप अगर उसको किसी सॉलिड को पिघलाने के बाद आप अगर उसको कंट्रोल्ड वे में कूलिंग नहीं करते हैं, तो उसके क्रिस्टल में जब क्रिस्टलाइजेशन, जब वो जम जाता है ना, तो उसको क्रिस्टलाइजेशन, उसके क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के दौरान उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या कह रह जाता है, डिफेक्ट रह जाता है। तो वो एक रीजन है क्या, आपके क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट्स आने का। तो कूलिंग, ठीक है, रेट ऑफ कूलिंग कह लूं मैं इसको, रेट ऑफ कूलिंग, वे ऑफ कूलिंग तो ज्यादा बेटर होगा आपके, रेट ऑफ कूलिंग, ठीक है, या फिर वे ऑफ कूलिंग।
ठीक है, किस तरीके से आपने क्या कर दिया, उसको कूल किया हुआ है। इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके क्रिस्टल में डिफेक्ट होगा या नहीं होगा। और मैंने कहा कोई भी क्रिस्टल परफेक्ट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता ही है। समझ में आ गया। दूसरा जो है, इंप्योरिटी की वजह से भी क्या होता है, डिफेक्ट होता है। आपने किसी सॉलिड को गर्म कर लिया और गर्म करने के बाद आपने क्या कर दिया, कोई इंप्योरिटी उसके अंदर ऐड कर दी और इंप्योरिटी डिसॉल्व होकर के उसके अंदर ही रह गई। समझ में आ गया। और सॉलिड क्या हो गया, पूरी तरीके से यानी लिक्विड पूरी तरीके से जम गया, सॉलिड बन गया, तो इंप्योरिटी अंदर ही रह गई। तो हम क्या बोलेंगे, इंप्योरिटी की वजह से उसके अंदर क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया। अच्छा पहले मुझे बताओ इंप्योरिटी किसको बोलते हैं, क्या समझता है तुमको इंप्योरिटी से? इंप्योरिटी का मतलब क्या होता है, बोलो भाई। कूड़ा करकट मिट्टी? नहीं, उसको इंप्योरिटी नहीं कहते। इंप्योरिटी का मतलब समझो, अगर आप क्या कर दो ना, कोई बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कोई छोटी क्वांटिटी डाल दो, उसको आप इंप्योरिटी बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पे, अब ये मेरा रूम है या आपका रूम है, आप अपने रूम को रेत से भर दो और उस रूम में आप क्या कर दो, जो रेत से भरा हुआ है उसमें आप 2-3 क्या करो, गोल्ड के बिस्किट्स डाल दो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, गोल्ड के छोटे छोटे पीसेस डाल दो। तो यहां पर मुझे बताओ इंप्योरिटी कौन है, आपकी मिट्टी है, आपका सैंड है, या फिर आप क्या कर दो, आपका जो गोल्ड है, आपका गोल्ड इंप्योरिटी है। क्यों? बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, जो बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, आप उसको इंप्योरिटी बोलते हैं। जबकि गोल्ड की जो आपके मार्केट वैल्यू वो बहुत ज्यादा है और मिट्टी की तो कोई वैल्यू नहीं है। बात समझ में आ रही है? सैंड का कुछ वैल्यू है भाई? कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको तो ऐसे ही रास्ते में मिल जाएगा सैंड। तो यही आपको ध्यान रखना है कि इंप्योरिटी का मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में तो बहुत छोटी सी क्वांटिटी होती है, उसी को क्या कहते हैं आप, उसी को आप इंप्योरिटी कहते हैं। बात समझ में आगे क्लियर है? तो आपके पास बहुत बड़ा क्या था, कोई सॉलिड का मोल्टेन स्टेट था, उसमें आपने क्या कर दिया, कोई दूसरा फॉरेन एटम डाल दिया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? और वो अपना पूरा कूल होने के बाद उसी के अंदर रह गया, डिसॉल्व हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, उसके अंदर इंप्योरिटी रह गई। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो याद रखना, जो आपका डिफेक्ट है उसका एक रीजन इंप्योरिटी भी हो सकता है, कि इंप्योरिटी की वजह से डिफेक्ट आ गया। तीसरा जो है इसका रीजन होता है बच्चों, तीसरा रीजन वो होता है इसका टेम्परेचर। तीसरा रीजन क्या होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से भी क्या आता है, टेम्परेचर की वजह से भी कोई भी आपके क्रिस्टल में डिफेक्ट आ सकता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपके जो एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स होंगे उनका क्या होगा, रैंडमनेस बढ़ जाएगा, यानी उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आ जाएगी तो अपनी लोकेशन को छोड़ के कहीं और जाने की कोशिश करेंगे। अभी बताऊंगा मैं, डिसलोकेशन ऑफ क्या होगा, आपका पार्टिकल्स होगा, पार्टिकल इधर उधर चले जाते हैं। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? तो टेम्परेचर की वजह से भी क्या हो सकता है, आपके क्रिस्टल में डिफेक्ट आ सकता है। समझ आ गया? क्लियर है? तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि डिफेक्ट यानी इररेगुलरिटी, जो आपका डिविएशन फ्रॉम द रेगुलरिटी है, वो आने के रीजंस क्या है, तो उसके रीजंस 3 है। क्या क्या बोला मैंने? वे ऑफ कूलिंग है, रेट ऑफ कूलिंग, दूसरा इंप्योरिटी, तीसरा टेम्परेचर। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो भैया, अब तक क्या क्या पढ़ा, पूरा याद करवाना है तुमको मुझे, क्योंकि बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक क्या क्या पढ़ा आपने? डिफेक्ट्स क्या होता है बताओ? डिफेक्ट्स क्या? एनी डिविएशन फ्रॉम द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज डिफेक्ट। समझ में आ गया? क्लियर है? याद करना है मेरे साथ में, कोई भी डिविएशन जो रेगुलर अरेंजमेंट से हट करके होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफेक्ट है ये सॉलिड में। अब मुझे बताओ डिफेक्ट्स के रीजन क्या है? 3 रीजन है डिफेक्ट्स के। क्या क्या रीजंस कैसे डिफेक्ट आ सकता है? पहला वे ऑफ कूलिंग या रेट ऑफ कूलिंग, दूसरा इंप्योरिटी और तीसरा टेम्परेचर। इनके वजह से डिफेक्ट आ सकता है। अपने को ये अब देखना है कि कितने टाइप के डिफेक्ट होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के, मेजर 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, प्लेन डिफेक्ट। एक पॉइंट पे अगर क्या है, कोई पार्टिकल गायब है या डिसलोकेटेड है तो क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। एक लाइन में पार्टिकल गायब है तो लाइन डिफेक्ट। एक प्लेन में गायब हो तो क्या बोलेंगे, प्लेन डिफेक्ट। बात समझ में आ रही? क्लियर है? चलो ये भी अपने को समझ में आता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे क्या है समझने की कोशिश करो। अभी यहां पर अपन ने क्या देखा, अपने को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में अपने को डिफेक्ट्स में सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट्स पढ़ना है। पॉइंट डिफेक्ट्स की कैटेगरी बताओ जल्दी से, क्या क्या कैटेगरी है? पहला क्या है, पॉइंट डिफेक्ट क्या है आपका बताओ? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, इंप्योरिटी। स्टाइकियोमेट्रिक के टाइप बताओ अभी 4। कौन कौन से? वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, मेरे साथ में बोलना है, खामोश नहीं बैठना है घर पे। वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, तीसरा क्या है, शॉर्ट की, चौथा क्या है, फ्रेंकल। बात समझ में आ रही है? इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट कौन सा है, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं? 2। कौन कौन सा बोले लीजिए? मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। समझ में आ रहा है? क्लियर है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इंप्योरिटी 2 टाइप के डिफेक्ट्स है। बोलो इंप्योरिटी डिफेक्ट में कौन कौन सा है? पहला सब्स्टिट्यूशन इंप्योरिटी डिफेक्ट, दूसरा इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट।
बात समझ में आ रही है? इंटरस्टिशियल और आपका ये जो था इंटरस्टिशियल और आपका वैकेंसी जो कि स्टाइकियोमेट्रिक में था, वो कौन बताता है? नॉन आयोनिक सॉलिड। शॉर्टकी ऑफ फ्रैंकल कौन बताता है? आयोनिक सॉलिड। बात समझ में आ रही? क्लियर है? चलो भाई, अब क्या करेंगे हम लोग? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? चलो अब मैं आपको क्या करता हूं, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पे लेके जाता हूं। तो पॉइंट डिफेक्ट में जो सबसे पहली कैटेगरी है, हम लोग उस पे अभी चर्चा करने वाले हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो आ जाओ, वो हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर क्या है आप लोगों का? वो है स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, पहले इसको समझते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, फिर उसको समझेंगे। समझ आ गया? पहले स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को समझेंगे कि स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट होता है जो रहने के बावजूद भी कंपाउंड का फॉर्मूला बदलता नहीं है। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें डिफेक्ट यानी क्रिस्टल में डिफेक्ट रहने के बावजूद भी क्रिस्टल का फॉर्मूला बदलता नहीं है। समझ में आ गया? क्रिस्टल का फॉर्मूला डिफेक्ट रहने से पहले AB2 था, तो डिफेक्ट आने के बाद भी क्या रहेगा? AB2 ही रहेगा, फॉर्मूला नहीं बदलता उसका। समझ में आ रहा है? समझे? यानी स्टाइकियोमेट्री को चेंज नहीं किया उसने। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है ना? तो यहां पर याद रखना है आपको कि फॉर्मूला यानी कंपाउंड का जो फॉर्मूला है स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में नहीं बदलेगा, चाहे डिफेक्ट हो या डिफेक्ट ना हो। डिफेक्ट रहने से, डिफेक्ट होने से पहले और डिफेक्ट होने के बाद फॉर्मूला जो है कंपाउंड का क्या होगा? सेम होगा। बस समझ में आ रहा है? उसी को कहते हैं, उसकी स्टाइकियोमेट्री क्या होगी? सेम होगी, वो नहीं बदलेगी। तो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है बच्चों? ये आपका जो डिफेक्ट होता है, ये कैसा डिफेक्ट होता है? स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है, इट्स अ डिफेक्ट, ऐसा डिफेक्ट है इन विच the formula of the compound doesn't change even after the presence of defect। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें आपके कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज नहीं होता, भले उस क्रिस्टल में क्या प्रेजेंट हो? डिफेक्ट प्रेजेंट हो। मैंने कहा कि अगर आपका कोई कंपाउंड AB2 है तो उसका डिफेक्ट से पहले और डिफेक्ट होने के बाद फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला नहीं बदलेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो बताओ नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा? फॉर्मूला बदल जाएगा। पहले कुछ और फॉर्मूला था, डिफेक्ट आने के बाद फॉर्मूला बदल जाएगा। डिफेक्ट आने के बाद डिफेक्ट अपने आप आता है ना? नहीं, डिफेक्ट अपने आप भी आ सकता है, डिफेक्ट हम ला भी सकते हैं। ला सकते हैं हम डिफेक्टिव करते हैं क्रिस्टल को। हाँ, हम डिफेक्टिव करते हैं क्रिस्टल को। क्यों डिफेक्टिव करते हैं क्रिस्टल को? क्रिस्टल को डिफेक्टिव करने से उसकी कई सारी प्रॉपर्टीज बदल जाती है। क्रिस्टल को डिफेक्टिव बनाने से क्या होता है? उसकी कई सारी प्रॉपर्टीज बदल जाती है। हमको कभी कभी कुछ प्रॉपर्टीज डिजायर्ड होती है, तो हम क्या करते हैं? उसके अंदर डिफेक्ट लेकर आ जाते हैं। बात समझ में आ रही है? क्रिस्टल के अंदर क्या करो? डिफेक्ट लेकर के आ जाओ, उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। जैसे उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। पहले वो कंडक्टर अच्छा नहीं था, लेकिन अगर हम लोग ने डिफेक्ट लेकर आ गया, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम जानबूझकर किसी क्रिस्टल में डिफेक्ट लाते हैं ताकि हमको डिजायर्ड प्रॉपर्टी मिल जाए। समझ आ रहा है? तो अगर डिफेक्ट लाने के बाद या अपने आप आने के बाद उसका फॉर्मूला नहीं बदलेगा तो क्या बोलेंगे? स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और अगर बदल जाएगा तो क्या बोलेंगे? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। समझ में आ गया? इम्प्योरिटी तो आपको बता दिया मैंने कि अगर आप क्या कर देंगे, किसी में इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो बोलेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। वो आपको बताऊंगा। ये आपको समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में 4 टाइप है ना, उसको हम लोग पढ़ेंगे। अब आप लोग एक चीज याद रखेंगे, जब भी हम कोई डिफेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमको क्या करना है? हमको 4 चीजें याद रखनी है। जब भी हम कोई डिफेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमको 4 चीजें याद रखनी है। ध्यान से सुनो, जब भी हम कोई डिफेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमको 4 चीजें याद रखनी है। पहली चीज, उस डिफेक्ट का डेफिनेशन क्या है। समझ आ रहा है? जब भी हम कोई डिफेक्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमको 4 चीजें याद रखनी है। उसमें सबसे पहला क्या है? उसका डेफिनेशन क्या है। समझ आ गया? दूसरा ये है कि वो किन टाइप के सॉलिड्स में पाया जाता है। तीसरा जो ये है, तीसरा क्या है? तीसरा आपका ये है कि डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ जाता है। एमसीक्यू में बहुत सवाल मिलेंगे इसके ऊपर आपको। समझ आ गया? चौथा ये है कि आप अगर वो डिफेक्ट को
पाएंगे किसी क्रिस्टल में तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बदल जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है, ठीक है ना। वापस से जब भी आप कोई डिफेक्ट पढ़ेंगे तो कितनी चीजें पढ़ेंगे आप, 4 चीजें आपको उसमें याद रखनी है। क्या, डेफिनेशन क्या है डिफेक्ट का, समझ आ गया। दूसरा क्या पढ़ना है बताओ, किन सॉलिड में पाया जाता है। तीसरा क्या पढ़ना है बताओ, तीसरा क्या पढ़ना है, तीसरा डेंसिटी पे क्या इफेक्ट है। चौथा यानी डेंसिटी यानी कोई भी प्रॉपर्टी पे क्या उसमें चेंजेस आते हैं, ये आपको पढ़ना है। चौथा आपको क्या पढ़ना है, उसका डिफेक्ट आने के बाद डायग्राम कैसे हो गया, उसका स्ट्रक्चर कैसे हो गया। बात समझ में आ रही, क्यों है स्ट्रक्चर बनाने का, अरे भाई जेई में सवाल आया इसके ऊपर, समझ आ गया। एडवांस में और मेंस में दोनों में अभी डायग्राम यानी बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे अगर पूछ रहे हैं तो इसी पार्ट से पूछते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो इक्का दुक्का बार इसके ऊपर सवाल आए हैं, उसको हल्के में मत लेना, समझ में आ गया। नीट में भी इसके ऊपर आपको सवाल मिलेंगे। एक क्वेश्चन आया है पिछले 32 सालों में, एक क्वेश्चन नीट में आया है, वो मैं करवाऊंगा, आप लोग बेफिक्र रहिए, हमारे मॉड्यूल में भी दिया हुआ है वो क्वेश्चन। समझ आया, क्लियर है। चलिए ये अपने को भी करना है, यहाँ तक तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब भी कोई डिफेक्ट पढ़ना है तो 4 चीजें पढ़नी है। पहले क्या पढ़ना है बताओ, पहले क्या पढ़ना है, डेफिनेशन क्या है, उस डिफेक्ट का डेफिनेशन क्या है। दूसरा क्या पढ़ना है, बोलो जल्दी मेरे साथ में बोलो, विच टाइप ऑफ कंपाउंड है ना, विच कंपाउंड कौन से कंपाउंड में पाया जाता है। तीसरा क्या पढ़ना है बोलो, तीसरा क्या पढ़ना है, तीसरा आपको पढ़ना है कि इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है उसकी, इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इसमें तो हम लोग डेंसिटी पे बात करेंगे क्योंकि डेंसिटी ज्यादा मायने रखती है, मान लो उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। और चौथा जो है उसका क्या, उसका डायग्राम या स्ट्रक्चर आफ्टर डिफेक्ट के आफ्टर, डिफेक्ट के बाद उसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाता है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो भाई, तो ये 4 चीजें याद रखेंगे कोई भी डिफेक्ट को पढ़ते वक्त, समझ आ गया, ठीक है ना। लेक्चर ध्यान से सुनो, पूरा का पूरा याद करवा दूंगा लेक्चर में। तो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में हम लोग को क्या करना है, अभी उसके टाइप्स देखने हैं, ठीक है ना। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में आपको क्या करना है, फिर से वही मैंने कहा कि आपको जो 4 चीजें देखनी है, फिर से हम लोग क्या करते हैं वो 4 चीजों को अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो आपका कॉलम आएगा टेबल में, टेबल आपका दिया हुआ है, देखो नोट्स में दिया होगा टेबल, मैंने आप लोगों को नोट्स दी हुई है, उसके अंदर आपको ये टेबल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो टेबल दिया हुआ है ये टेबल फॉर्म में ही यानी टैबलेट फॉर्म में ही हम लोग पढ़ेंगे ताकि हम लोगों को याद रखने में आसानी हो। समझ आया, क्लियर है। चलिए, तो सबसे पहला क्या है आपका डिफेक्ट कौन सा है आपका, वैकेंसी डिफेक्ट। सबसे पहला कौन सा डिफेक्ट है, सबसे पहला है आपका वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है ना। अच्छा, उससे पहले कॉलम भी बना लेते हैं। कॉलम में क्या है आपका, डेफिनेशन है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कॉलम, टाइप ऑफ सॉलिड। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखोगे, नेक्स्ट कॉलम में लिखोगे इफेक्ट ऑफ डिफेक्ट, इफेक्ट ऑफ डिफेक्ट इन या इफेक्ट ऑफ डिफेक्ट ऑन डेंसिटी, ऐसे लिखो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ जाएगा, क्यों, उसके ऊपर बहुत सवाल आते हैं, इसलिए डेंसिटी पढ़ना जरूरी है। तो इफेक्ट ऑफ डिफेक्ट ऑन डेंसिटी। और चौथा स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, विथ डिफेक्ट या आफ्टर डिफेक्ट। समझ में आ गया, तो आफ्टर डिफेक्ट। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो डिफेक्ट आने के बाद उसके स्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट पड़ जाएगा वो अपने को देखना, ठीक है। उसमें सबसे पहला कौन सा आपका वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट को अभी अपने को क्या करना है, डिफाइन करना है, ठीक है। आइए वैकेंसी डिफेक्ट को डिफाइन करते हैं। क्या होता है वैकेंसी डिफेक्ट, अगर आपके आइडियल क्रिस्टल में से कुछ ऐसे पोजीशंस होंगे यानी कुछ ऐसी लैटिस साइट्स होंगी, बताया था मैंने लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट, कुछ ऐसे लैटिस साइट्स होंगे जहां पर क्या होगा, जहां पर आपके जो पार्टिकल्स हैं वो गायब होंगे, यानी एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, गायब होंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे वो वैकेंसी डिफेक्ट है। तो आपका जो डेफिनेशन है, डिफेक्ट इन विच some particles from the lattice are vacant। समझ में आ गया, ठीक है। यार मिसिंग है, और मिसिंग समझ में आ गया, यानी बेसिकली क्या है, कुछ यहां पर क्या होंगे, गायब होंगे। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। मिसिंग है, मिसप्लेस्ड नहीं है, दोनों में फर्क है। मिसिंग मतलब क्या है, गायब है। मिसप्लेस मतलब क्या, अपनी जगह को छोड़ के कहीं और बैठा हुआ है।
बात समझ में आ रही, क्लियर है? तो कुछ ऐसे आपके पास क्या होंगे, लैटिस साइट्स होंगे जहां पर आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मिसिंग होंगे। इन विच सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लिखना है। इसको मैं आइडियल क्रिस्टल बना देता हूँ, फिर वहां बताऊंगा कि कैसे आता है वो, ठीक है? यहाँ आइडियल क्रिस्टल बना देता हूँ। ये आपका A है, फिर ये B है, फिर ये A है, फिर ये मान लो ऐसे B है, फिर यहाँ पर ये B है, ये A है, फिर ये B है, फिर ये A है। समझ आ रहा है? ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है? उसके बाद ये क्या आपका B है, फिर ये आपका A है, फिर आपका B है, फिर आपका A है। ऐसे अपन ने क्या कर लिया है, ऐसे अपन ने जो है ये अपना आइडियल क्रिस्टल बनाया। अब क्या होगा इसका, जब हम लोग क्या करेंगे आफ्टर डिफेक्ट, अगर हम लोग क्रिस्टल देखेंगे तो आफ्टर डिफेक्ट क्रिस्टल क्या होगा ना, आफ्टर डिफेक्ट मान लो ये A गायब हो गया, मान लो यहाँ से B गायब हो गया, समझ में आ गया? तो आफ्टर डिफेक्ट क्रिस्टल क्या होगा, A ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा A, ये आपका B, ऐसे ही है, ठीक है ना? यहाँ से मान लो B गायब हो गया तो ये वैकेंट हो गया, फिर ये आपका A है, ये आपका B है, फिर ये आपका क्या है, A है, ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पर मान लो यहाँ से A गायब हो गया, ये B आ गया, फिर ये वाली पोजीशन क्या है, वैकेंट है, फिर उसके बाद ये क्या हो गया आपका B, फिर ये क्या हो गया आपका A। इस तरीके से बात समझ में आ रही है? देखो कुछ पोजीशंस पे क्या है आपके पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, मिसिंग है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? तो डिफेक्ट्स इन विच सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फ्रॉम द लैटिस साइट्स आर मिसिंग। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसे डिफेक्ट्स जिसमें से क्या हो रहा है, कुछ आपके पार्टिकल्स क्या है, मिसिंग है। ऐसे डिफेक्ट को आप क्या कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। तो दोनों आपको समझा दिया मैंने। तो ये आपका आइडियल क्रिस्टल है और वो आपका क्या है, आफ्टर डिफेक्ट वाला क्रिस्टल है। समझ में आ गया? यहाँ पर ये देखो आपके क्या हो गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई। समझ में आ गई? यहाँ क्या क्रिएट हो गई आपकी, वैकेंसी क्रिएट हो गई। समझ आ गया, क्लियर है? अब ये कौन से सॉलिड्स में पाया जाता है, कौन से सॉलिड्स में पाया जाता है? तो ये नॉन आयोनिक सॉलिड्स में पाया जाता है। इसमें पाया जाता है, नॉन आयोनिक सॉलिड्स में पाया जाता है, ठीक है? डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, हाँ उसको समझते हैं, ध्यान से सुनना। डेंसिटी क्या होता है बच्चों? डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर क्या हो गया, कुछ मिसिंग हो गया, मतलब मास कम हो गया, वॉल्यूम तो नहीं कम हुआ ना। इसकी एज लेंथ देखो क्या है, A थी, अभी भी क्या है, गायब होने के बाद भी एज लेंथ क्या है, A। और एज लेंथ अगर नहीं बदली इसका मतलब क्या, वॉल्यूम नहीं बदला, वॉल्यूम कांस्टेंट, लेकिन मास क्या हो गया, कम हो गया। मास क्यों कम हो गया? अरे भाई पहले यहाँ पर भी पार्टिकल था, अब यहाँ से पार्टिकल निकल गया, मतलब मास कम हो गया। मास कम हो गया तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है? तो डेंसिटी क्या बोलोगे, डेंसिटी डिक्रीजेस। समझ आ गया? वेरी इंपॉर्टेंट, वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी कम हो जाती है क्रिस्टल की। बात समझ में आ गई, क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ठीक है ना? चलो ये सब आपको एमसीक्यूज में काम आएगा। तो आई होप मैंने आपको पहला वाला क्लियर कर दिया कि वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा, कुछ लैटिस पॉइंट से क्या होंगे, आपके पार्टिकल्स गायब होंगे। समझ में आ गई बात? इतना आसान है तो, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट जो आपका डिफेक्ट होगा बच्चों, वो आपका होगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये थोड़ा सा आपको भी मैं समझाऊंगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या है। एनसीईआरटी एक ही पार्ट को कवर कर रहा है, जबकि स्टेट बोर्ड ने ज्यादा बेटर वे में इसको क्या किया है, कवर किया हुआ है, ठीक है? आपकी जो हमारी जो नोट्स है आरएसएस इंस्टीट्यूट की, वो टॉप मोस्ट कंपनी से हम लोगों ने बनवाई है। समझ आ गया? बिल्कुल कस्टमाइज्ड नोट्स है, सिंगेज लर्निंग टॉप का। अगर आप पूरे नेशनल लेवल पे देखेंगे तो टॉप का पब्लिकेशन है, वहां से कस्टमाइज नोट्स बनवाई है मैंने अपने इंस्टीट्यूट के लिए। तो वो नोट्स में भी उसने सिर्फ एक ही टाइप को कवर किया हुआ है, लेकिन स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक इतनी अच्छी बनाई है लोगों ने बार कि उसने दोनों टाइप को क्या कर दिया, कवर कर दिया, कोई कंफ्यूजन छोड़ा ही नहीं है। आइए मैं आपको समझाता हूँ ये क्या बोल रहा है। इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, इसको भी रब कर लेते हैं, और इसको भी अभी हम लोग रब कर लेते हैं, ठीक है? देखो अभी जो है मैं आपको एक एक करके सब डिटेल में बताता हूँ कि हो क्या रहा है इसमें, ठीक है? तो हमारा जो सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट है ना बच्चों, वो आपका क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। दूसरा क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है आपका, ठीक है ना? क्लियर है? तो जो आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, अच्छे से लिखें इसको, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो है, इसमें क्या होता है, जो आपकी आइडियल क्रिस्टल है, आइडियल क्रिस्टल का ध्यान से देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, आइडियल क्रिस्टल के बीच बीच में क्या है, खाली जगह है, वॉइड्स है, या इंटरस्टिशियल साइट्स कहते हैं उसको, बताया आपको मैंने। तो कुछ पार्टिकल्स क्या होंगे, वो इंटरस्टिशियल साइट्स में जाकर के बैठ जाएंगे। अब पूरा जो लफड़ा है ना इस पे, वो ये बात पे है
कि वो जो इंटरस्टिशियल साइड्स पे जाकर के जो पार्टिकल बैठा हुआ है वो क्रिस्टल के अंदर का पार्टिकल है या फॉरेन का पार्टिकल है, यानी बाहर का पार्टिकल है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? तो अगर बाहर का पार्टिकल होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, अगर वो क्रिस्टल का ही पार्टिकल तो डेंसिटी रिमेन सेम। समझ आ गया? क्लियर है? तो वो पूरा मैं जो है आपका इशू अभी सॉल्व करता हूं। पहले मैं उसको लिखता हूं कि बेसिकली क्या हो रहा है। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स में क्या होता है, व्हेन सम ऑफ द पार्टिकल्स, इसमें दो लिखेंगे। पहला जो केस है इसके अंदर फर्स्ट केस लिख रहा हूं मैं। तो फर्स्ट केस इसमें क्या है, व्हेन सम ऑफ द constituent particles are missing from their lattice points and occupies interstitial sites। समझ में आ गया? और क्या ऑक्यूपाई करते हैं वो? इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये आइडियल क्रिस्टल है। हमेशा मैं पहले यहाँ पर आइडियल बनाऊंगा, वहां पर आपका डिफेक्ट वाला बनाऊंगा। तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका ए है, ये आपका मान लो यहाँ बी है, ऐसे ठीक है ना? ठीक है, ऐसे प्रॉपर बनाओ, बी है। उसके बाद यहाँ पर फिर क्या है, मान लो बी है, फिर आपका ए है, फिर आपका बी है, फिर आपका यहाँ पर क्या ए है, ऐसे, फिर ये आपका ए है, फिर ये आपका बी है, फिर ये आपका ए है, फिर आपका बी है। बार बार नहीं बनाऊंगा, अब इसको रहने देते हैं ऐसे, ठीक है? तो बच्चों ये जो पार्ट है ना, ये देखो ध्यान से, ये वाले जो पार्ट है, ये जो आपको बीच बीच में खाली जगह दिख रही है ना, इन्हीं को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स। क्या कहते हैं उसको? इंटरस्टिशियल साइट्स। समझ में आ गया? इंटरस्टिशियल साइट्स। तो आपके कुछ क्या होंगे ना, कांस्टेंट पार्टिकल। मान लो ये आपको कांस्टेंट पार्टिकल ए है, तो ये ए यहां से निकलेगा और कहीं मान लो यहां जाकर के बैठ जाएगा। समझ में आ गया? यहां से बी निकलेगा और कहीं यहां जाकर के बैठ जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो कुछ कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे? मिसिंग होंगे। और वो क्या करेंगे बताओ? वो जो है कुछ कांस्टेंट पार्टिकल मिसिंग होंगे और जाकर के इंटरस्टिशियल साइट्स पे बैठ जाएंगे। तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलेंगे। बात समझ में आई? टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये तो हमारा आइडियल क्रिस्टल था, जो क्या वैसे ही बनाते हैं वहां पर बनाएंगे हम लोग। ये कैसे हो रहा है, ठीक है ना? आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको वॉइड्स भी कह सकते हैं, इंटरस्टिशियल साइट भी कह सकते हैं। अभी मैंने जो पार्टिकल्स दिए वो क्रिस्टल के अंदर के पार्टिकल, यानी क्या, यहाँ पर कुछ पार्टिकल क्या हो रहा है? मिसप्लेस्ड हो रहे हैं। समझ में आ गया? यानी क्या हो रहा है? मिसिंग नहीं है, वो वही उसी के पार्टिकल है। वो क्या कर रहे हैं? मिसप्लेस हो गए, वो क्या हो गए? डिसलोकेट हो गए। वो यहाँ होने की बजाय वो यहाँ पर पहुंच गए। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना? तो यहाँ जाने के बजाय क्या हो जाते हैं? इंटरस्टिशियल साइट्स पे जाकर के बैठ जाते हैं। तो इसका आफ्टर डिफेक्ट क्रिस्टल क्या हो जाएगा? ए हो गया, बी हो गया, फिर ए हो गया, ऐसे मान लो, ठीक है ना? फिर आपका ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर ये मान लो ए हो गया, ठीक है ना? उसके बाद ये मान लो आपका बी हो गया, फिर ये ए हो गया, फिर बी हो गया। ऐसे है आपका कुछ। तो इसमें क्या होगा? मान लो यहाँ से बी निकाल दिया और वो कहीं यहाँ जा करके बैठ गया इंटरस्टिशियल साइड पे। समझ में आ गया? ये ए निकला यहाँ से और कोई यहाँ जा करके बैठ गया। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो ये जो आपके डिफेक्ट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, आगे भी बना सकते हैं आप, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर। तो ये वाले डिफेक्ट्स क्या कहलाते हैं? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहलाते हैं। इसलिए केस 1 है जिसमें क्रिस्टल के अंदर का ही पार्टिकल क्या हुआ है? अपनी लैटिस साइड को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइड में बैठ जाता है। बात समझ में आ रही? क्लियर है? अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले टाइप ऑफ सॉलिड बताओ। नॉन आयनिक में ही पाया जाता है, स्टार्ट में ही बताया था मैंने, नोट्स में भी दिया हुआ है। इफेक्ट ऑफ डिफेक्ट ऑन डेंसिटी। डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ जाएगा? डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ जरा। डेंसिटी का फॉर्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये फॉर्मूला है। क्या एज लेंथ बदली? नहीं बदली। क्या मास बदला? नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? अरे भाई क्रिस्टल के अंदर की पार्टिकल है, वो इधर की जगह उधर बैठ गए, तो इसका मतलब मास थोड़ी बदल गया। पार्टिकल निकला क्या? नहीं। पार्टिकल आया क्या? नहीं। निकलता तो मास कम हो जाता, आता तो मास बढ़ जाता। तो ना निकला ना आया, इसका मतलब पार्टिकल जितने थे उतने ही है, मतलब डेंसिटी रिमेन्स सेम। समझ आ गया? तो डेंसिटी रिमेन्स सेम। समझ आ गया? डेंसिटी सेम रहेगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? कब होगी सेम? केस 1 में। केस 1 में क्या? उसी क्रिस्टल का पार्टिकल को मिसप्लेस होकर के, डिसलोकेट होकर के इंटरस्टिशियल साइड में बैठ जाएगा, उसी क्रिस्टल का पार्टिकल। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? चलो आगे बढ़ते। अब नेक्स्ट पार्ट को इसको
देखते हैं, अभी हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, अब इसमें आपको मैं क्या करता हूँ, केस 2 बताता हूँ। केस 2 क्या होगा, केस 2 सेकेंड केस, व्हेन, यहां पर क्या होगा, इसका डेफिनेशन लिखता हूं मैं। अब यहां पर क्या होगा, कोई फॉरेन एटम आकर के बैठेगा, ये आइडियल क्रिस्टल है, इसको रहने देते हैं। कोई फॉरेन एटम आकर के क्या करेगा, बैठेगा, कोई फॉरेन एटम आकर के बैठेगा, यानी अब इसको भी रब करेंगे यहां से, ठीक है। तुम पूरा पूरा बनाना, मैं तो रब करके बना रहा हूं, पूरा पूरा बनाना, इंपॉर्टेंट है विद डायग्राम, समझ में आ गया। चलो भाई, ये हो गया ना आपके पास ऐसे, ठीक है। चलो केस 2 में क्या होगा, सेकंड केस में, सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में कोई बाहरी एलिमेंट आकर के, एटम आकर के क्या करता है, या पार्टिकल आकर के क्या करता है, यहां पर इंटरस्टिशियल साइड पे क्या हो जाता है, आकर के ट्रैप हो जाता है। मतलब क्या, ए बी से बना हुआ है, कोई सी आकर के यहां बैठ गया इंटरस्टिशियल साइड पे, समझ आ रहे हैं, ऐड हुआ ना, ऐड हुआ, इसका मतलब क्या, मास बढ़ गया, मास बढ़ गया मतलब क्या, मास बढ़ गया, वॉल्यूम तो नहीं चेंज हुआ क्योंकि एज लेंथ वही था, तो इसका मतलब ये हुआ मास बढ़ गया, मास बढ़ गया तो डेंसिटी बढ़ गई। अब समझ आ रहा है क्या बोला मैं, एनसीईआरटी ये डिस्कस कर रहा है, फॉरेन पार्टिकल आकर के बैठेगा, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है, ठीक है। और अपनी नोट्स क्या डिस्कस कर रही है, उसी के अंदर का पार्टिकल वहां बैठेगा इंडस्ट्री, तो दोनों केसेस डिस्कस कर लिया मैंने। चलो ये अपने को समझ, तो कोई भी गलत नहीं है, दोनों सही है, दो अलग अलग केसेस है, तो दोनों डिस्कस करके बता रहा हूं, ठीक है। सेकंड केस क्या होगा, व्हेन सम फॉरेन एटम, व्हेन सम फॉरेन एटम occupies the interstitial site of the crystal, occupies the interstitial side of the crystal without any chemical reaction, without any chemical reaction, कोई chemical reaction नहीं हुआ, without any chemical reaction, समझ में आया, क्लियर है। तो यहाँ पर जैसे सी आकर के बैठ गया, तो वही बता देता हूँ मैं उसको ऐसे, तो कोई सी आकर के मान लो कहीं यहाँ बैठ जाता है, यहाँ सी कोई आपका पार्टिकल है, वो यहाँ आकर के बैठ जाता है इंटरस्टिशियल साइड में क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, ठीक है। ऑक्यूपाइज की जगह में ट्रैप लिखो, इज ट्रैप्ड, फॉरेन एटम इज ट्रैप्ड इन द इंटरस्टिशियल साइड, ट्रैप्ड इन the interstitial side of the crystal without any chemical reaction. Type of solid non ionic होगा, डेंसिटी पर क्या फर्क होगा, पार्टिकल ऐड हुआ मतलब मास बढ़ गया, वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुआ, मास बढ़ गया तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, हम लोग बोलेंगे डेंसिटी इंक्रीजेस, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो केस 1 में डेंसिटी सेम है, केस 2 में डेंसिटी बढ़ जाएगी, ध्यान रखना है आपको, समझ में आया, क्लियर है। चलो ये भी अपने को समझ में आ गया। तो दो डिफेक्ट इसके मैंने आपके भी कवर कर लिए, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। अब दो और इंपॉर्टेंट पे आ रहा हूं मैं, कौन कौन सा है वो अपना है फ्रैंकेल और क्या है, फ्रैंकेल और शॉटकी। पहले शॉटकी पढ़ेंगे फिर फ्रैंकेल पढ़ेंगे, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो तो फ्रैंकेल और शॉटकी, हाँ इसको समझाता हूँ। फ्रैंकेल डिफेक्ट क्या होता है, शॉटकी डिफेक्ट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, शॉटकी डिफेक्ट पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, फ्रैंकेल डिफेक्ट पढ़ेंगे। तो तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला आपका है शॉटकी डिफेक्ट। तीसरा वाला क्या है, शॉटकी डिफेक्ट। ये शॉटकी डिफेक्ट क्या होता है, इसको अभी समझना है। शॉटकी डिफेक्ट जो है याद रखना हमेशा, ये आयोनिक सॉलिड्स में पाया जाएगा। इससे पहले ये लिख रहा हूं, आयोनिक सॉलिड मतलब क्या, जो कटायन और अनायन से बने हुए। तो इसका जो आइडियल क्रिस्टल होगा वो A+ और B- का होगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। चलो तो यहाँ पर कैसा होगा आइडियल क्रिस्टल बताओ, ये आपका A+ होगा, यहाँ क्या होगा B-, ये A+ होगा, यहाँ क्या होगा B-, यहाँ क्या होगा आपका B-, यहाँ क्या होगा आपका A+, यहाँ आपका B-, यहाँ आपका क्या होगा A+, यहाँ आपका क्या होगा, ये बनाओ बॉन्ड बनाओ, ये वाला क्या होगा आपका A+, ये आपका क्या होगा B-, ये आपका क्या होगा A+, ये आपका क्या होगा B-, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ में आया, क्लियर है। तो ये आपका क्या है, आइडियल क्रिस्टल है बच्चों, समझ में आया, क्लियर है। अब क्या इसमें क्या होता है, शॉटकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ cations and anions are missing from their lattice sites। मतलब क्या, मतलब ये कि भाई यहां पर
जितने कटायन मिसिंग होंगे, जितने A प्लस मिसिंग होंगे, उतने ही B माइनस मिसिंग होंगे। ऐसे ही होता है। बात समझ में आ रही कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होगी, मेंटेन होगी तभी। तो याद रखो, जितने A प्लस मिसिंग होंगे उतने क्या होंगे, B माइनस मिसिंग होंगे, यानी इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट्स। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं, यानी क्या, यहाँ पर यहाँ से एक प्लस गया तो वहां से क्या आएगा, एक ही B माइनस जाएगा, 2 A प्लस गए तो 2 B माइनस जाएंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। कहां पाया जाता है, आयनिक सॉलिड। इफेक्ट ऑफ डिफेक्ट ऑन डेंसिटी, डेंसिटी पे क्या होगा आप मुझे बताओ, डेंसिटी पे क्या होगा, मिसिंग है ना। स्ट्रक्चर बनाओ, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, B माइनस A प्लस B माइनस, A प्लस, ये आपका A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास है। अब समझने की कोशिश करो कि हो क्या है। यहां से मान लो एक A प्लस गायब हुआ तो एक यहां से क्या हो गया, B माइनस गायब हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पार्टिकल्स आइडियल क्रिस्टल के कंपैरिजन में क्या है, कम है। एज लेंथ तो नहीं बदली, मतलब वॉल्यूम नहीं बदला, पार्टिकल कम हो गए मतलब मास कम हो गया, मास कम हो गया तो डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी डिक्रीजेस। समझ आया, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद फ्रैंकल पढ़ाता हूँ। चलते हैं, हमारा चौथा डिफेक्ट क्या कहता है बच्चों, हमारा चौथा डिफेक्ट हमसे कहता है फ्रैंकल डिफेक्ट। देखो ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो भी फ्रैंकल डिफेक्ट, वो मैं आपको भी समझाता हूँ, ठीक है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है, मैंने कहा था ना शॉर्ट की और फ्रैंकल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ो उनको, ठीक है ना। तो चौथा क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट आपका क्या कहता है, ये आपसे कहता है कि यहाँ पर आपके जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन होंगे, यहाँ पर क्या होता है, शॉर्ट की में क्या होता था, शॉर्ट की में ये होता था कि आपका A प्लस और B माइनस में से कुछ कुछ गायब था, यानी जितना A प्लस गायब था उतना B माइनस गायब था, जितने कटायन गायब थे उतना एनायन गायब थे। इसमें आपका कटायन जो है वो डिसलोकेट हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, जैसे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में हुआ था, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, जैसे क्या होता है कोई पार्टिकल क्या होता है, डिसलोकेट हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाता है, कोई आयन, खास करके ज्यादातर कटायन, क्योंकि याद रखो अनायन बड़ा होता है जनरली और कटायन छोटा होता है, तो कटायन क्या करता है, यहाँ से डिसलोकेट होकर के इंटरस्टिशियल साइड पे बैठ जाता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे डिफिनेशन में, इन दिस डिफेक्ट few cations are dislocated from their correct lattice sites and they occupy interstitial sites। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। वो अपने क्या करेंगे, वो अपनी करेक्ट लैटिस साइड को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइड पे बैठ जाएंगे। समझ में आया, क्लियर है। यहाँ पर अनायन भी हो सकता है, लेकिन जनरली क्या होता है, कटायन होता है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, कटायन लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखो टाइप ऑफ सॉलिड कौन सा होगा, ऑब्वियसली आयनिक सॉलिड होगा। क्लियर हो गया। उसके बाद इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, डिफेक्ट ऑन डेंसिटी मतलब क्या, डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका जो है क्या था, ये आपका A प्लस था, यहाँ पर आपका क्या है, B माइनस है। समझ में आ गया। ये A प्लस B यहाँ के बजाय मान लो यहाँ बैठा हुआ है, कटायन है ना आपका। क्या बताओ, इसमें से A प्लस निकला, नहीं निकला। क्या इसमें A प्लस आया, नहीं आया। मतलब ना कोई एटम या आयन आपका ऐड हुआ, ना इसमें से क्या हुआ, बाहर निकला। इसका मतलब जितने आपके आयन थे उतने ही रहे। इसका मतलब डेंसिटी रिमेन सेम, मास नहीं बदला ना भाई। अभी तो इतना समझ में आएगा, हो गया। तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी रिमेन सेम, डेंसिटी नहीं बदलेगी इसके अंदर, डेंसिटी सेम रहेगी। समझ आ गया। तो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में मैंने आपको चारों के चारों डिफेक्ट्स पढ़ा दिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है इसको, ठीक है ना। इंटरस्टिशियल और शॉर्ट की, इंटरस्टिशियल में भी क्या होता है, वहां पर पार्टिकल्स मिसिंग हो गए। शॉर्ट की में भी क्या होगा, आयंस मिसिंग होंगे, लेकिन इक्वल नंबर ऑफ कटायन आयन। फ्रैंकल और आपका
I'm सॉरी, पहले मैंने क्या कह दिया, वैकेंसी और शॉर्ट की, सॉरी, वैकेंसी और शॉर्ट की दोनों में क्या होगा, वैकेंसी और शॉर्ट की में पार्टिकल्स क्या होंगे, अपनी साइड से मिसिंग होंगे, और इंटरस्टिशियल और आपका फ्रेंकल में क्या होगा, पार्टिकल्स डिसलोकेटेड होंगे। समझ में आ गया, उसमें एटम मॉलिक्यूल डिसलोकेटेड होंगे, इसमें क्या होंगे, कैटायंस क्या होंगे, जनरली डिसलोकेटेड होंगे, वो इंटरस्टिशियल साइड्स पे आकर के बैठ जाएंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है। इंटरस्टिशियल को डिटेल में बताया मैंने, उसमें दो टाइप होते हैं, या तो अंदर का ही कांस्टेंट पार्टिकल इंटरस्टिशियल साइड पे बैठेगा, या फिर कोई फॉरेन एटम आकर के क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा इंटरस्टिशियल साइड पे। तो दोनों केस में डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा वो आपको मैंने क्लियर करवा दिया, ठीक है। चलो भाई, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हुए हैं, अब इसमें कॉन्सिक्वेंसेज और कंडीशन मुझे आपको बतानी है, वो मैं आपको बताता हूं कि कॉन्सिक्वेंसेज क्या है और इसकी कंडीशंस क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग हमारे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पे जाएंगे, और आखिर में क्या करेंगे, हमारा इंप्योरिटी डिफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए आइए, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है, यहां पर देखिए ध्यान से, हमारे पास अभी कंडीशंस फॉर स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। कंडीशंस क्या है, क्या उसकी शर्तें हैं स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के लिए, यानी कब कब आपको स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दिखेगा, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, कब कब आपको स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दिखेगा, यानी कौन कौन से कंपाउंड स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बताते हैं, उनकी खास बात क्या होगी। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो यहां पर आपको क्या करना है, कंडीशंस फॉर स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स पढ़ने हैं, समझ में आ गया, क्लियर है। तो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में भी आपको सिर्फ दो ही कौन पढ़ना है, एक शॉर्टकी एंड दूसरा क्या है, फ्रेंकल। समझ में आ गया। शॉर्टकी और फ्रेंकल को याद करने का तरीका ये है, देखो शॉर्टकी में क्या हो रहा है, गायब हो रहे हैं, मिस हो रहे हैं, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड आयन गायब हो जाते हैं, तो शॉर्टकी में शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है, बहुत फेमस ट्रिक है, क्या है, शॉर्ट हो जाते हैं, शॉर्ट मतलब कम हो जाते हैं, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। फ्रेंकल में फ्रैंक हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, फ्रैंक। फ्रैंक मतलब क्या, जो फ्रैंक होता है वो क्या होता है, वो इधर उधर क्या करेगा, सबसे घुलेगा मिलेगा। बात समझ में आ रही है, फ्रैंक है भाई, बहुत फ्रैंक है, मतलब क्या है, सबसे घुल रहा मिल रहा है, इधर उधर जा रहा है, तो यही है, अपनी पोजीशन को छोड़ के क्या करेगा, इंटरस्टिशियल साइड पे जाकर के बैठ जाएगा, घूमेगा फिरेगा इधर उधर। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो शॉर्ट की को ऐसे याद रखना है, शॉर्ट से कम हो जाएगा, फ्रेंकल को फ्रैंक से, बहुत फ्रैंक है, इधर उधर घूम रहा है, इंटरस्टिशियल साइड पे जाकर के बैठा है, ठीक है, कौन, कैटायन, ठीक है ना। चलो ये अपने को समझ में आ रहा है। तो कंडीशंस फॉर स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की कंडीशंस क्या क्या हैं, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं, ये कौन कौन सी ऐसी शर्तें होंगी जब आपको स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दिखाई देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, कंडीशंस। कंडीशंस क्या है, देखो, सेकंड जो है, इसमें अपने को अभी क्या पढ़ना है, शॉर्टकी के बारे में पढ़ना है, SCH, शॉर्टकी, और तीसरा क्या है, फ्रेंकल, समझ में आ गया, तीसरा क्या है आपका, फ्रेंकल, ठीक है ना, यानी तीसरा कॉलम फ्रेंकल, पहला आपकी कंडीशन, दूसरा आपका शॉर्टकी वाला कॉलम, तीसरा फ्रेंकल वाला कॉलम, ठीक है ना। तो क्या क्या कंडीशन है इसकी, उसको देखते हैं। सबसे पहले साइज ऑफ आयन, आयन का साइज क्या क्या होगा, यानी कैसे होगा, वो तब आपको क्या होगा, कब आपको शॉर्टकी दिखेगा और आपको क्या क्या दिखेगा, फ्रेंकल दिखेगा, ठीक है ना। तो यहां पर साइज ऑफ आयन इज कंपैरेबल, ये दिया है ना आपको, नोट्स में दिया था मैंने, साइज ऑफ आयन इज कंपैरेबल टू साइज ऑफ, यानी कैटायन बोल दो, साइज ऑफ कैटायन इज कंपैरेबल टू साइज ऑफ अनायन। कैटायन और अनायन का साइज क्या है, अगर कंपैरेबल होगा तब आपको क्या होगा, शॉर्टकी डिफेक्ट नजर आएगा। बात समझ में आई क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। और यहां पर फ्रेंकल कब नजर आएगा, साइज ऑफ अनायन इज वेरी larger than size of cation। समझ में, कैटायन छोटा होगा तभी तो जाके इंटरस्टिशियल साइड पे बैठेगा ना, तो अनायन का साइज बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू साइज ऑफ कैटायन। समझ आया, क्लियर है, ये पहली चीज आपकी होगी, ठीक है। दूसरा जो चीज है इसके अंदर वो आपका है पोलराइजिंग पावर। क्या ये पोलराइजिंग पावर, मतलब क्या, किसी कैटायन का अनायन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी, वैलेंस शेल यानी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो एबिलिटी होती है उसी को पोलराइजिंग पावर कहते हैं। नहीं पता है केमिकल बॉन्डिंग, अगर नहीं पढ़ा इसको कोई बात नहीं, आप लोग अभी इसको याद कर लेना। पोलराइजिंग पावर जो होता है बच्चों, ये याद कर लेना, पोलराइजिंग जो पावर होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज। पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन साइज। जितना ज्यादा चार्ज होगा
और जितना छोटा साइज होगा उसके हिसाब से पोलराइजिंग पावर उतना बढ़ेगा। समझ में आ गया? क्लियर है? अब यहाँ पर तो चार्ज कटायन आयन दोनों पे +1 -1 A + B- टाइप का क्रिस्टल है, तो दोनों पे चार्ज तो सेम है। और उसके साइज दोनों का कंपेरेबल है, मतलब क्या इसमें जो होगा आपका क्या होगा बताओ? लेस। क्या होगा यहाँ पर? लेस इसका क्या है? पोलराइजिंग पावर। समझ में आ गया? लेस पोलराइजिंग पावर, क्योंकि यहाँ पर जो आपका तो रेशियो बनेगा वो क्या होगा? कम होगा। लेस पोलराइजिंग पावर। समझ में आ गया? ठीक है ना? चलो भाई, यहाँ पर जो साइज क्या है दोनों का देखो ध्यान से। साइज यहाँ पर कैटायन का बहुत छोटा है, आयन का बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? मोर। जब मोर पोलराइजिंग पावर होगा, मोर आपका क्या होगा? इसमें क्या करते हैं, तीसरी चीज पे जाते हैं। तीसरा क्या है हमारा? तीसरा हमारा है भी कोऑर्डिनेशन नंबर, चौथा इसके एग्जांपल्स होंगे। ठीक है, तो तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं अभी कि हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और यहाँ पर जो है आपका एग्जाम्पल्स क्या है। ठीक है, तो तीसरा क्या होगा आपका? कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है ना? तो जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? हाई होगा, तो वहां पर आपको क्या नजर आएगा? शॉर्टकी डिफेक्ट। समझ में आ गया? जहां पर लो होगा वहां क्या नजर आएगा आपको? फ्रैंकेल डिफेक्ट। समझ में आ गया? तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर में आपको क्या नजर आएगा? शॉर्टकी डिफेक्ट। और लो पे क्या नजर आएगा आपको? फ्रैंकेल डिफेक्ट। समझ में आ गया? उसके बाद क्या? चौथा क्या है इसके? एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल्स देख लीजिए। यहाँ पर क्या होगा आपका? NaCl, KCl, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? CHCl। समझ में आ गया? एक्सेट्रा। ये आपके क्या है? एग्जाम्पल हैं। समझ में आ गया? फ्रैंकेल में एग्जाम्पल्स क्या आ जाएंगे आपके? फ्रैंकेल्स में आपके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे AgCl, ZnS। AgCl और ZnS। समझ में आ गया? एक इसमें याद रखिएगा आप लोग कि आपका शॉर्टकी और फ्रैंकेल, शॉर्टकी और फ्रैंकेल जो है ये AgBr जो होता है ना, वो दोनों डिफेक्ट्स आपको बताता है। कि नोट में दिया हुआ है हमारी नोट्स में, आप देखो। ठीक है ना? तो AgBr क्या करता है? शॉर्टकी भी बताता है और फ्रैंकेल भी बताता है, तो ध्यान रखना है इसका। ठीक है ना? एक दो एग्जांपल और याद रख लेना। NaCl, KCl हो गया, इसमें CHCl हो गया, और इसमें एक और दिया हुआ है KBr, वो भी लिख दे रहा हूं मैं, KBr एक्सेट्रा। समझ में आ गया? क्लियर है? तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया? स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स की कंडीशंस हो गई। इसके बाद अभी आपको क्या बताना है? मुझे कॉन्सिक्वेंसेस बताना है। तो आपका ये स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट वाला पार्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं? इसके बाद अभी हम लोग क्या करते हैं? इसके बाद हम लोग अभी कॉन्सिक्वेंसेस ऑन शॉर्टकी एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कंडीशंस कर लिए, अभी कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो चीज आएगी इसकी आएगी क्या? डेंसिटी। डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ जाता है बताओ? शॉर्टकी में क्या होता है? डेंसिटी इन शॉर्टकी डिफेक्ट, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी रिमेन्स सेम। ठीक है, इन फ्रैंकेल डिफेक्ट डेंसिटी क्या होती है बताओ? डेंसिटी फ्रैंकेल में क्या हो रहा है? नहीं, शॉर्टकी में क्या हो जाती है? कम हो जाती है, डेंसिटी डिक्रीजेस। शॉर्टकी में क्या हो जाएगा? डेंसिटी डिक्रीजेस। फ्रैंकेल में क्या होता है? डेंसिटी रिमेन्स सेम। इसमें डेंसिटी सेम रहेगी। ठीक है, डेंसिटी के बाद सेकेंड पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा? डेंसिटी के बाद सेकेंड पॉइंट इसमें आ जाएगा आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है K का वैल्यू हम लोग इलेक्ट्रोसाइड में सीखेंगे, इंक्रीज हो जाता है इसके अंदर ये। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीजेस। ठीक है, तीसरा जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बाद कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। समझ में आ गया? और स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, जो आयंस का मॉलिक्यूल जो मूवमेंट है वो बढ़ जाता है। स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। समझ में आ गया? 4 पॉइंट याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्टकी, फ्रैंकेल सब मैंने आपको कवर कर लिया। समझ में आ गया? अब इसके बाद जो होगा, मुझे लग रहा है लेक्चर बहुत ही लंबा हो गया। इसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट यानी नॉन स्टाइकोमेट्रिक और इंप्योरिटी वो एक साथ कर लेंगे। समझ में आ गया? एक लेक्चर और लूंगा मैं जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वो भी कवर कर लूंगा और ये चैप्टर को खत्म कर दूंगा। समझ में आया? क्लियर है? चलिए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत डिटेल्ड लेक्चर मैंने आपको दिया हुआ है। तो कोई पार्ट अगर आपको नहीं समझे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।